गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री का नया चैप्टर, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। ये है चैप्टर का नाम और ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर होने के साथ साथ जैसा कि अभी मैंने बताया, इस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट में आई थिंक सबको इंटरेस्ट होगा, सभी बच्चे क्रिकेट देखना पसंद करते होंगे। तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब इंटरेस्टेड भी रहते हैं और सबको अच्छा भी लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रिकेट जो है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए और कब कब उसमें क्या क्या चेंजेस आए और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया गया। ये सारी स्टोरी, ये सारी कहानी जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मेजर एस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट इन इंग्लैंड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट लॉ, इनिशियली मैचेस, क्रिकेट इन इंग्लैंड सोसाइटी, स्पोर्ट्स फॉर गर्ल। उसके बाद है स्पेंडिंग ऑफ क्रिकेट, हाउ इट रीच इन इंडिया, क्रिकेट रेस एंड रिलीजन, क्रिकेट एंड कास्ट, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन क्रिकेट, कॉमर्स, मीडिया एंड क्रिकेट टुडे। ये सारे एस्पेक्ट से हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट वर द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में सबसे पहले रिटन लॉ जो है वो कब आया था। देखो बच्चों, अगर आप देखो तो क्रिकेट में एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी यहाँ पे सुनाना चाहूँगी। क्रिकेट जो है वो उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। ये आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। क्रिकेट की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से हुई थी और इंग्लैंड जो था वो ऐसा देश था जहाँ पे क्रिकेट शुरू में खेला जाता था। ये सारी आगे हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट रिटन लॉ जो था वो क्रिकेट का कब बनाया गया। The first written law of cricket were drawn up in 1744 AD. They started the following rule. देखो 1744 AD में जो क्रिकेट लॉ था, फर्स्ट क्रिकेट लॉ वो बनाया गया था और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे वो क्या क्या थे वो देखो। The principals shall choose from amongst the gentlemen present to umpire who shall absolutely decided all dispute. जो जेंटलमैन होते थे, जेंटलमैन देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे कि इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है तो इंग्लैंड में दो लोग थे, प्रोफेशनल और अमेचर्स। अमेचर्स जो थे वो ऐसे लोग थे जो कि शौक के लिए खेला करते थे और जेंटलमैन उन्हें ही कहा जाता था। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रिंसिपल के तहत क्या होता था, जेंटलमैन जो होते थे वही दो एम्पायर होते थे और जितने भी डिस्प्यूट होते थे वो इनके ही डिसीजन के बाद ख़त्म होते थे। यानी कि ये जो डिसीजन लेते थे वही फाइनल डिसीजन होता था। जो स्टंप थी मस्ट बी 22 इंचेस एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। जो स्टंप थी वो 22 इंचेस की होती थी और जो बेल थी वो 6 इंचेस की होती थी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces। जो बॉल है, बॉल का वेट कितना होता था, 5 से 6 ounces तक। और 2 सेट ऑफ स्टम्प 22 yards अपार्ट। जो 2 सेट स्टम्प्स के होते थे उसके बीच की दूरी जो थी वो 22 yards की होती थी। बट देयर वर नो लिमिट ऑन द शेप और साइज ऑफ बैट। लेकिन उस समय बैट की शेप और साइज की कोई लिमिट नहीं थी। About 40 notches or runs were viewed as a very big score, probably due to the bowler bowling quickly at shines unprotected by bats। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उस लॉ में थी। आगे पढ़ते हैं हम। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC। The word first cricket club was formed in Hambledon in 1760। 1760 में जो पहला क्रिकेट क्लब बना था हैम्बल्डन में, वो बना था 1760 में। द मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंड इन 1787। 1787 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC जो वो है वो बना था। इन 1788 द MCC पब्लिश इज फर्स्ट रिविजन ऑफ द लॉ एंड बिकेम द गार्जियन ऑफ क्रिकेट रेगुलेशन। जो पहला पब्लिश किया था MCC ने, फर्स्ट लॉ को जो है रिवाइज किया था। यानी कि लॉ जो थे जो पहले बने हुए थे उसमें चेंजेस कुछ किए थे और इन चेंजेस में जो क्रिकेट के गार्जियन के रूप में जो था वो MCC को घोषित कर दिया गया था।
During the 1760 and 1770, it became common to pitch the ball through the air rather than roll in the along the ground. 1760 और 1770 में ये कॉमन था पिच द बॉल। इसमें क्या होता था, थ्रू द एयर के थ्रू होता था या रोल के थ्रू या फिर ग्राउंड में अलोंग द ग्राउंड में ये चीज़ होती थी। द चेंज गेव बॉलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ, डिसेप्शन थ्रू द एयर एंड इंक्रीज द पेस। ठीक है, तो इस तरीके से बॉलर जो है वो बॉलर के पास ऑप्शन होते थे चेंज करने के। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर स्पिन एंड स्विंग। ठीक है, यहाँ से एक नई पॉसिबिलिटी शुरू हुई स्पिन और स्विंग की। द बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। जो बैट्समैन होते थे वो या तो मास्टर्स होते थे या फिर उनको थोड़े ही समय के लिए सिलेक्ट किया जाता था। द कर्व बॉल वॉज रिप्लेस विद अ स्ट्रेट वन। जो कर्व बॉल थी उसको अब स्ट्रेट बॉल की जगह कर्व बॉल का यूज़ होने लगा था। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.75 आउंसेस। 5.5 और 5.75 के बीच में जो बॉल का वेट था वो होता था। एंड द विड्थ ऑफ द बैट ऑफ 4 इंचेस, और जो बैट की जो चौड़ाई थी वो 4 इंचेस की होती थी। चेंजेस इन द 18th सेंचुरी। अब देखो बच्चों 18th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन 1760। 1760 में फर्स्ट वो बना था। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी हमने पीछे पढ़ा है इसको, नहीं ये नहीं पढ़ा था। द मेलबर्न, अब देखो मेलबर्न क्रिकेट क्लब बना था 1787 में। 88 में एमसीसी पब्लिश हुआ था जिसने फर्स्ट लॉ रिवाइज किया था और क्रिकेट के गार्जियन के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। अब 1760 1770s में इट बिकम कॉमन टू पिच बॉल थ्रू द एयर। ठीक है, दिस चेंज गेव बॉलर द ऑप्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इट ऑल्सो ओपन, हाँ ये सब हम पढ़ चुके हैं। द लेंथ ऑफ मैच फिक्स्ड ओनली 3 days 1780। 1780s में जो मैच की लेंथ होती थी वो 3 days की होती थी। और 80 में फर्स्ट सीम क्रिकेट बॉल इंट्रोड्यूस हो गया था। अब हम पढ़ते हैं चेंजेस अकर इन 19th सेंचुरी में। अब 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए थे। द रूल अबाउट द वाइड बॉल इंट्रोड्यूस। अब वाइड बॉल जो है उसका नियम, उसका रूल जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया था 19th सेंचुरी में। द एक्सट्रैक्ट सर्कमफेरेंसेस ऑफ द बॉल वॉज स्पेसिफिक। प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट लाइक पैड्स बिगिन टू यूज। पैड्स का यूज होने लगा था। बाउंड्रीज वर इंट्रोड्यूस वेरी प्रीवियसली, ऑल शॉट्स हैड टू रन। बाउंड्रीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो पता लग गई थी। और शॉट्स जो थे शॉट्स जो थे वो भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। ओवर आर्म बॉलिंग बिकम लीगल। ओवर आर्म बॉलिंग जो थी वो उसको लीगल घोषित कर दिया गया था। ये सब का हुआ था 19th सेंचुरी में चेंजेस आए थे। हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द नेचर ऑफ क्रिकेट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे क्रिकेट को चेंज किया। ओरिजिनली क्रिकेट मैचेस हैड नो टाइम लिमिट। शुरुआत में इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था। द गेम वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग एज इट लुक टू बॉल आउट अ साइडवाइज। मतलब कि ये गेम जो था ये कितने भी समय तक चलता रहता था जब तक कि बॉल जो है वो मतलब एक बार दो बार जो है वो चलता रहता था। द नेचर ऑफ द विलेज लाइफ वॉज स्लोअर एंड क्रिकेट रूल्स वर मेड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो विलेज लाइफ थी उसका जो नेचर था वो मतलब जो विलेज लाइफ थी वहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इसके नियम कानून बन गए थे। मॉडर्न फैक्ट्रीज वर्क पेड द सैलरी ऑन द आवर बेस ऑन डे और वीक। जो मॉडर्न फैक्ट्रीज थी वो डे और वीक के आवर्स के अकॉर्डिंग सैलरी देते थे। सो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेम लॉ दैट वर कॉन्फिडेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो इनके लॉज बने थे वो कॉडिफाइड थे। द स्पोर्ट्स आइटम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट फिट द रूटीन ऑफ द इंडस्ट्रियल साइड लाइफ। जो स्पोर्ट्स आइटम थे उसने भी इंडस्ट्रियल लाइफ को चेंज किया था, या इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें जो है ये इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे बनने लगी वैसे वैसे ये नियम ये जो थे रूल्स में इंट्रोड्यूस होने लगी। द साइज एंड शेप ऑफ क्रिकेट ग्राउंड इन नॉट अ स्पेसिफिक वन वाई। ठीक है, अभी तक जो
क्रिकेट के ग्राउंड का साइज और शेप है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाया है। देखो कैसे, द साइज ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड इज ऑल्सो रिलेटेड विद द विलेज ऑरिजिन। विलेज में ये जहाँ शुरुआत हुआ वहाँ पे साइज तो कुछ था ही नहीं। द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफिक ओनली 22 यार्ड बट द शेप एंड साइज ऑफ द ग्राउंड इज नॉट स्पेसिफिक। लेंथ जो पिच की लेंथ थी वो तो हो गई थी स्पेसिफिक 22 यार्ड्स, लेकिन जो ग्राउंड का शेप और साइज था वो अभी तक स्पेसिफाइड नहीं हुआ था। द क्रिकेट ओरिजिनल प्लेड इन अनफेंस्ड लैंड एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। क्रिकेट जो है वो खेला जाता था अनफेंस्ड लैंड पे, यानी कि जहाँ पे बाउंड्री नहीं होती थी या पब्लिक प्रॉपर्टी पे ये खेला जाता था। The size of the commons varied from one village to another and there is no designated boundaries or boundaries hit. When the ball went to crowd, they would retrieve to the fieldsman. जो साइज़ था विलेज में जहाँ ये लोग खेले जाते थे वहाँ पे किसी ग्राउंड का कुछ साइज़ होता था, किसी ग्राउंड का कुछ साइज़ होता था। और बॉल जो है व्हेन द बॉल वेंट टू द क्राउड दे वुड रिट्राइव टू द फील्ड्समैन। जो बॉल थी वो भीड़ भाड़ में चली जाती थी तो फिर उसको दोबारा से वापस कर दिया जाता था। आफ्टर बाउंड्रीज वर रिटन इन टू द लॉ द डिस्टेंस फ्रॉम विकेट नॉट स्पेसिफाइड। जब बाउंड्रीज जो है बाउंड्रीज लॉ में आ गई, रिटर्न लॉ में आ गई, तब भी जो विकेट थी उसका कोई डिस्टेंस विकेट नॉट स्पेसिफाइड। द लॉ सिंपली ले डाउन द एम्पायर शैल एग्री विद बोथ कैप्टन्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेइंग एरिया। जो प्लेइंग एरिया में जो कैप्टन्स होते थे दोनों टीमों के वो और एम्पायर मिल करके लॉस बनाते थे। शुरुआत में तो यही होता था। एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। A six of Melbourne ground to compare with फिरोजशाह कोटला in Delhi have much more distance। अगर आप देखो तो मेलबर्न का ग्राउंड जो है उसका कंपैरिजन करो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, तो ये जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो उसमें ज़्यादा है। तो यानी कि अभी भी हमारे यहाँ अभी भी क्रिकेट के नियम कानूनों में कोई स्पेसिफिक वो नहीं बना है कि जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा होगा। The cricket law was changed, but the cricket equipment remained true to the original in rural England। जो नियम कानून तो चेंज हो गए लेकिन जो क्रिकेट इक्विपमेंट था वो भी अभी जो शुरुआत में इंग्लैंड में खेला जा रहा था वही अभी तक था। मोस्ट ऑफ द क्रिकेट टूल वर मेड ऑफ नेचुरल। ज़्यादातर क्रिकेट टूल्स जो थे वो नेचुरल थे, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल थे, यानी कि इंडस्ट्रीज में से बनने वाले नहीं थे, उसके बिना बनने वाले थे। The bat is made of wood as are the stumps and bales। बेल्स और स्टम्प्स और बैट ये सब किसके होते थे? लकड़ी के होते थे। The ball is made leather, twine and cork। बॉल जो है वो लेदर की होती थी, ट्वाइन और लेदर, ट्वाइन और कॉक की बॉल होती थी। बोथ बैट एंड बॉल दे आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। बैट और बॉल ये दोनों चीज़ें जो है ये हैंडमेड होती थी, ये इंडस्ट्रीज में नहीं बनाई जाती थी। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली। जो बैट का मटेरियल होता था वो धीरे धीरे उसमें चेंज आया। वंस इट वॉज कट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले ये लकड़ी के एक ही पीस से बनता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। लेकिन अब ये जो है अब ये लकड़ी के 2 पार्टों से बनता है। द ब्लेड विच मेड ऑफ वुड ऑफ विलो ट्री एंड हैंडल मेड ऑफ क्रेन। जो बैट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो विलो ट्री का होता है और जो हैंडल होता है जो हाथ में पकड़ा जाता है वो केन का होता है। तो अब ये 2 पार्ट्स में बनने लगा। Unlike the golf and tennis, the cricket has refused to remark its tool with industrial or man-made material. Plastic, fiber, glass and metal have been firmly rejected। मतलब गोल्फ और टेनिस की तरह क्रिकेट ने रिफ्यूज़ कर दिया इंडस्ट्रियल टूल्स को या इंडस्ट्रियल टूल या मैनमेड चीज़ों को इसने प्रेफरेंस दिया, जैसे कि प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो इसने रिजेक्ट कर दी। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्केनिश रबड़ के इंट्रोडक्शन के बाद लेट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड एंड ग्लव्स इन 1848। वल्कनिश रबड़ के आने के बाद इंट्रोडक्शन के बाद ग्लव्स और पैड जो है उनका इंट्रोड्यूस हुए, वो ग्लव्स और पैड्स 1848 में। एंड द हेलमेट वर मेड ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल।
हेलमेट जो था वो मेटल और सिंथेटिक का बनने लगा, जो कि लाइट वेट मटेरियल का बनता था। जैसे कि डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के थे, ट्राई टू प्ले विद एल्युमिनियम बैट। इन्होंने एल्युमिनियम बैट से खेलने की कोशिश की, ओनली टू हैव इट आउटलॉड बाय द एम्पायर्स। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब आगे पढ़ते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेचर्स एंड प्रोफेशनल्स? मोस्ट ऑफ द क्रिकेट लॉ आर फेवर टू द बैट्समैन। देखो, अब अमेचर्स और प्रोफेशनल्स कौन कौन होते थे, और ज़्यादातर जो क्रिकेट लॉ होते थे वो बैट्समैन के फेवर में होते थे। क्यों? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेट इन इंग्लैंड रिफ्लेक्टेड द नेचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि जो क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखा जाए तो इंग्लैंड से हुआ है, और इसको इंग्लिश सोसाइटी जो है इंग्लिश सोसाइटी की ये देन है। द रिच हु कुड प्ले फॉर प्लेजर वॉज कॉल्ड अमेचर्स। जो रिच लोग होते थे जो कि अपने शौक के लिए खेलते थे उनको तो अमेचर्स कहा जाता था। एंड दोज हु प्लेड फॉर लिविंग वर कॉल्ड प्रोफेशनल। और जो अपनी जीविका के लिए खेलते थे या पैसा कमाने के लिए खेलते थे उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता था। द रिच वॉज अमेचर्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। जो रिच जो थे, जो अमेचर्स होते थे, वो दो रीजन से, दो कारणों से होते थे। दे कंसिडर स्पोर्ट अ काइंड ऑफ लेशर। वो स्पोर्ट्स को कंसिडर करते थे एज अ लेशर, यानी कि मनोरंजन का साधन। टू प्ले फॉर द प्लेजर ऑफ प्लेइंग एंड नॉट फॉर मनी। वो इसको सिर्फ शौक के लिए खेलते थे, ना कि पैसा कमाने के लिए। कौन? अमेचर्स। There was not enough money in the game for the rich to be interested. इनके पास काफ़ी पैसा था और ये जो थे ये क्या करते थे, ये पैसे के लिए इसको नहीं खेलते थे। The wages of professional paid in the form of porterages और subscription get money. जो प्रोफेशनल्स होते थे, ये तो अमेचर्स थे, अब जो प्रोफेशनल्स होते थे उनको क्या होता था, उनको पैसे दिए जाते थे मैच खेलने के लिए। The game was seasonal and did not offer the employment in whole year. अब ये गेम जो था ये कैसा था, सीजनल था, और इसमें पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। सो द प्रोफेशनल दे वर वर्क इन द माइंस स्पेशली इन द विंटर एंड ऑफ सीजन। और इसलिए ये जो प्रोफेशनल्स होते थे ये क्या करते थे, विंटर और ऑफ सीजन में ये माइंस में काम करते थे। द सोशल सुपेरिटी ऑफ अमेचर्स वॉज बिल्ड द कस्टम इन द क्रिकेट। और जो ये अमेचर्स होते थे इनकी सोशल सुपेरिटी होती थी, समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा होती थी, इसलिए क्रिकेट के नियम कानून इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते थे। अमेचर्स वर कॉल्ड जेंटलमैन और प्रोफेशनल्स वर कॉल्ड प्लेयर। अमेचर्स को इसलिए जेंटलमैन कहा जाता था और प्रोफेशनल्स को प्लेयर्स कहा जाता था। They were entered in the ground from different entries. इन दोनों की एंट्री जो होती थी ग्राउंड में वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से होती थी। The amateurs tended to the batsman and hard working aspect of the game like fast bowling did by the professionals. अमेचर्स जो होते थे वो बैट्समैन, अमेचर्स जो है वो ज़्यादातर बैट्समैन होते थे, और गेम में जो हार्ड वर्किंग काम होता था यानी कि जैसे फास्ट बॉलिंग है, ये सब काम जो है ये सब काम प्रोफेशनल्स करते थे। So according to the law of cricket, the doubt were favor to the batsman. इसी की वजह से जो क्रिकेट के लॉ बनाए गए थे उसमें डाउट्स जो है वो हमेशा बैट्समैन की तरफ ही होते थे, और क्रिकेट बिकम द गेम ऑफ बैट्समैन और जेंटलमैन। इसलिए क्रिकेट को बैट्समैन और जेंटलमैन का गेम कहा जाता था। द कैप्टन्स ऑफ द टीम मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज बैट्समैन, जनरली जेंटलमैन। जो कैप्टन होते थे टीम्स के वो ज़्यादातर बैट्समैन होते थे और वो हमेशा ही जनरली जेंटलमैन ही होते थे। द कैप्टन ऑफ द क्लब टीम नेशनल साइड वर ऑलवेज अमेचर्स। जो क्लब टीम के जो कैप्टन्स होते थे वो भी अमेचर्स ही होते थे। इट कंटिन्यू टिल टू 1930 तक ऐसा ही चलता रहा। यॉर्कशायर बैट्समैन लेन हटन वॉज द फर्स्ट कैप्टन फ्रॉम द प्रोफेशनल का जो सबसे पहला कैप्टन बना था वो बना था यॉर्कशायर बैट्समैन जो था वो बना था लेन हटन। यॉर्कशायर बैट्समैन जो था लेन हटन वो बना था फर्स्ट कैप्टन, प्रोफेशनल जो था वो बना था। अब आगे हम पढ़ते हैं, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेइंग फील्ड टू एटॉन। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? This implies the military success of Britain in the Battle of Waterloo over the Napoleon was based on the value taught to the school boys in the Britain based public school. देखो इसकी वजह से जो मिलिट्री थी वो सक्सेस थी ब्रिटेन की
इन द बैटल ऑफ वाटरलू ओवर द नेपोलियन। नेपोलियन के खिलाफ जो थी, जो मिलिट्री थी ब्रिटेन की, वो जीत गई थी। वॉज बेस्ड ऑन द वैल्यू थॉट टू स्कूल बॉयज़ इन ब्रिटेन्स बेस्ट पब्लिक स्कूल। इसकी वजह से जो ब्रिटेन के स्कूल थे वो ब्रिटेन के जो बेस्ट स्कूल थे उनमें इनको पढ़ाया जाता था। इटॉन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दीज स्कूल। इन स्कूलों में इटॉन स्कूल जो था वो सबसे फेमस था। द इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल ट्रेंड द इंग्लिश बॉयज़ फॉर देयर करियर इन मिलिट्री। और इस स्कूल में जो इंग्लिश बॉयज़ थे उनको मिलिट्री के में करियर बनाने के लिए तैयार किया जाता था। सिविल सर्विस में, चर्च में, द 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल इंग्लैंड। इम्पीरियल इंग्लैंड के 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशन थे, मिलिट्री, सिविल सर्विस और चर्च। और इस स्कूल में इटॉन में बच्चों को इसके लिए तैयार किया जाता था। थॉमस अर्नोल्ड, द हेडमास्टर ऑफ फेमस रग्बी स्कूल एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम इन 19th सेंचुरी, कंसीडर्ड द स्पोर्ट लाइक क्रिकेट एंड रग्बी एज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू टीचिंग। जो थॉमस अर्नोल्ड थे वो हेडमास्टर थे इस रग्बी स्कूल के और फाउंडर थे वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल के, जिन्होंने 19th सेंचुरी में स्पोर्ट्स क्रिकेट को कंसीडर्ड किया था एक ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग के रूप में। मतलब कि टीचिंग क्रिकेट के लिए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी सहमति दी थी। द बॉय दे लर्न द डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरेडिटी, द स्किल ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी दैट हेल्प देम टू बिल्ड एंड रन द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे क्या होता था, इन स्कूलों में जो बच्चों को सिखाया जाता था डिसिप्लिन, हेरिडिटी के इम्पोर्टेंस सिखाई जाती थी, इनके स्किल्स को डेवलप किया जाता था, इनकी लीडरशिप को, क्वालिटी को डेवलप किया जाता था ताकि ये ब्रिटिश एम्पायर को बिल्ड कर सके, बढ़ा सके। Victorian empire builders justify the conquest of other countries as an act of unselfish social service by which backward people was introduced to the civilized influence the British law and knowledge। अब विक्टोरियन एम्पायर जो था वो पूरी तरह से कंट्री जो था वो पूरी तरह से विक्टोरियन एम्पायर पे था और लोग जो थे वो इसी के अकॉर्डिंग चलते थे। जो यहाँ के सिविलियंस थे वो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते थे। क्रिकेट हेल्प देम टू कंफर्म दैट सेल्फ इमेज ऑफ द इंग्लिश एलाइट बाय ग्लोरीफाई द अमेचर्स आइडिया। क्रिकेट जो था वो इस चीज़ में हेल्प करता था कि जो इंग्लिश एलाइट है, इंग्लिश एलाइट यानी कि जो अमेचर्स होते थे वही इन स्कूलों में पढ़ते थे और अमेचर्स के जो आइडियाज़ होते थे वो इसी से इंग्लैंड जो था, ब्रिटिश जो था वो आगे बढ़ता था। द क्रिकेट दे प्लेड नॉट फॉर विक्ट्री और प्रॉफिट बट इट ओन शेक ऑफ स्पिरिट ऑफ द फेयर प्ले। क्रिकेट जो है वो खेलते थे अपनी विक्ट्री या अपने प्रॉफिट के लिए, ये लोग नहीं खेलते थे, ये खेलते थे प्ले मतलब खेलने की भावना को बढ़ाने के लिए, खेलने की भावना बच्चों के अंदर आने के लिए ये लोग इसको बढ़ावा देते थे। तो ये तो था बच्चों इटॉन क्या था। स्पोर्ट्स आइटम फॉर द गर्ल्स इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें गर्ल्स स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें। Till the last part of 19th century, sports and vigorous exercise for girls was not a part of their education. The boys they got their exercise from cricket। ठीक है, गर्ल्स का ये पार्ट नहीं था, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए ही होता था। 1890s the school began to acquiring the playground and allowed the girls to play some of the games earlier preserved only for the males, but the competition was still discouraged। 90s तक गर्ल्स को भी कहा गया, गर्ल्स के लिए भी कुछ गर्ल्स के खेलने के लिए भी कुछ खेल दिए गए, लेकिन इसको लोगों ने डिस्करेज कर दिया। What were the two ironies attached to the win of West Indies first test series against England in 1950? इसको हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरे वीडियो में। तो इस तरीके से हमने आपको जो क्रिकेट की जो हिस्ट्री थी, शुरुआत में इसके नियम कानून कैसे बने, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। दोबारा से वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, इसके नोट्स बनाइए और इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।